आप सोचिए, अगर आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय दीजिए, और फिर ये सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, तो सामान्य लोगों को इन दोनों के बीच में कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन यही अंतर है, ये वास्तविक रूप में अंतर है कि कोई आपका परिचय किस रूप में पूछ रहा है। इंग्लिश में कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है, और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है। और दूसरी बात चली आती है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आप हैं कौन। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। अगर किसी ने आपसे यह पूछा कि आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन से हैं, इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। और अगर आपसे किसी ने यह पूछा कि आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या विचार रखते हैं, यह दोनों ही बिल्कुल अलग अलग प्रश्न हो जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप पूरे के पूरे इंटरव्यू बोर्ड को अपने जाल में बिछा सकते हैं, अपने जाल में डाल सकते हैं, और उनका जाल उतना ही छोटा होगा जितना आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, DAF है। कैसे होता है यह जानिए आप। सामान्यतः जब बोर्ड के पास में आप जाते हैं तो बोर्ड के पास में उनके पास में आपका भरा हुआ, आपके हाथ का भरा हुआ एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसे DAF कहते हैं। अब उसी DAF से सोचकर समझकर वो आपसे सारे प्रश्न पूछते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हुआ, आप जाएंगे तो इसी पूरी श्रृंखला में हम लोगों ने बातचीत की थी, श्रृंखला में, कि किस किस तरह के इंटरव्यू होते हैं। तो अगर आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हुआ, संरचनात्मक रूप से बिल्कुल संरचित इंटरव्यू हुआ, तब वैसे कंडीशन में क्या होगा। वैसे कंडीशन में आपसे DAF के बारे में पूछेंगे, कुछ आपके विषय के बारे में पूछेंगे, कुछ आपके करंट अफेयर्स के बारे में पूछेंगे, कुछ अन्य चीज़ों के बारे में पूछेंगे, और आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि DAF में उनकी इतनी रुचि आ गई, और अगर आपने DAF उस रूप से भरा है तो इतनी रुचि आ गई कि उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि 30 मिनट में वो बाहर भी जा पाएँ। तो यह एक कला है, यह कला आप जान लेंगे तो आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, आप समझ नहीं सकते हैं। तो DAF में सारे के सारे जो भरे हुए सेक्शन होते हैं वो बिल्कुल सिलसिलेवार होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने में एक काल्पनिक DAF है, किसी का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है। इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आप देख लीजिए, पहले एक नज़र डाल लीजिए। हम लोग इस पर आते हैं कि इस पर कितने कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इसमें हम लोग 2 बातों का बदलाव करेंगे। एक, नाम की जगह पर दूसरा नाम रखेंगे, स्टेट की जगह दूसरा स्टेट रखेंगे। नाम जो भी है वह नाम हो जाएगा आप आदित्य पीयूष, और स्टेट बिहार की जगह पर असम हो जाएगा। सिर्फ इसी 2 बात का बदलाव हम लोग रखने वाले हैं। तो आपने अपने स्क्रीन पे देखा। अब आप समझिए कि अगर आपके पास में यह डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपके पास में कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब आपको इस बात का आभास होगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि वास्तविक रूप में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से कैसे कैसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले बात आते हैं नाम के सहारे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। अब इस नाम के सहारे कितने प्रश्न हो सकते हैं, उस नाम को आप कितने अलग अलग दिशाओं में लेकर जा सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर आता है। जैसे नाम है इस कैंडिडेट का आदित्य पीयूष। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा। आदित्य पीयूष एक सामान्य नाम नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है और इसके कितने पर्याय आचे हैं, इसके कितने पर्याय हैं, और आप किससे किन किन चीज़ों से अपने नाम को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, पहला प्रश्न आपके पास में आया और वह आया। अब आप बात करिए आदित्य। आदित्य सूर्य का दूसरा नाम है, लेकिन यह उन्होंने पूछा कि इसका क्या नाम है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, नाम क्या है और इसके कितने तरह के पर्याय चले आते हैं। तो नाम तो यहाँ पे चला आता है और किसी से आप कनेक्ट करते हैं। सूर्य का नाम है आदित्य। अगर आप लेंगे बिजनेस में तो आदित्य बिरला से जोड़ सकते हैं। अगर आप आदित्य को सरकार की संस्थाओं के साथ में जोड़ेंगे तो सरकार की जो ITER की परियोजना है
इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो है उसका नाम है, उसका नाम भी आदित्य है। आदित्य सोलर पंप है और आदित्य अभी बिल्कुल अभी अप्रैल के अंत में, अप्रैल 2021 के अंत में भेजा हुआ एक सैटेलाइट भी है जो सूर्य के अध्ययन का कार्य कर रहा है। आपने जहाँ इतनी बातें करनी शुरू कर दी तो बोर्ड क्या करेगा, आपको इंटरप्ट करेगा, वो जान जाएगा कि आपको अपने नाम के पहले नाम के बारे में मालूम है। दूसरा, पीयूष, आदित्य पीयूष, आपके टाइटल नहीं है, न शर्मा है, न वर्मा है, न सिन्हा है, कुछ भी नहीं है, तो उनको आश्चर्य होगा। आप बताएंगे कि अब प्रश्न क्या पूछा गया, क्या पर्याय है, तो पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो अब जाहिर है कि आपने नाम अपना देखा है, आपने नाम खुद रखा होगा या जाना होगा, तो आप बताएंगे कि इस नाम के कितने अर्थ होते हैं, कितने मायने होते हैं। अब इसे हम लोग कहते हैं अमीय, पीयूष, सुधा, शुभा। ठीक इतने इसके पर्याय चले आते हैं इस पूरे बात से, और आप किस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो यह आपके ऊपर में, आपकी सब्जेक्टिविटी के ऊपर में है कि आप बता सकते हैं। तो आप बताएंगे कि आपका नाम पवित्र है और आपका मन भी वैसे ही पवित्र है और लोग भी आपको उसी पवित्र रूप में देखते हैं। इस पर बोर्ड थोड़ा लाइट हो जाएगा, आप इस बात को हंसकर भी कह सकते हैं, तो बोर्ड लाइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित दूसरा प्रश्न आता है। अब दूसरा प्रश्न वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज क्वेश्चंस है, हु आर यू एंड व्हाट आर यू। आप कौन हैं और आप क्या हैं। अब आप क्या हैं तो आप बताएंगे कि आप अपना नाम देंगे, अपना पता देंगे, अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि देंगे, लेकिन जहाँ पर भी बात आती है कि आप कौन हैं तो आप बताएंगे कि आप उसी तरह के हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य हैं जिसके भीतर में एक दिल होता है, और वह दिल एक बच्चे का भी है, एक जवान का भी है और बूढ़े का भी है। उत्तर देने के लिए आप हमेशा कह सकते हैं कि दिल का कोई उम्र नहीं होता है, और न दिल कभी जवान हो, दिल हमेशा जवान रहता है, दिल हमेशा बचपन रहता है और दिल हमेशा बूढ़ा भी रहता है। यह निर्भर करता है कि आपके सामने में कौन है। आपके सामने जैसी स्थिति होगी आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपके सामने में कोई प्रेयसी है और कोई प्रेमी है तो आप जवान बन जाएंगे। अगर आपके सामने माता पिता है तो आप उसी रूप में व्यवहार करेंगे, और आपके सामने अगर छोटा बच्चा है तो संभवतः आप उस छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू करेंगे। फिर आप बताएंगे आप में एम्पैथी है, आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन जीनियस नहीं हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपके अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या ख्याल है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया वह है कि हु आर यू, मतलब कि क्या आपके अपने बारे में कोई सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, और अगर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं और गड़बड़ हो भी चाहेगा। अब नाम से आपके सवाल हो चुके हैं, अब आते हैं। अब जैसा हमने बताया कि इसमें दो सेक्शन को हम लोगों ने बदल दिया है, कि एक सेक्शन किसको बदला हम लोगों ने कि आप बिहार से नहीं होकर असम से हैं और आपका होम टाउन है दिग्बोई। अब आपसे पूछा गया कि आपका जो होम टाउन है वो दिग्बोई है, और इसका मतलब बहुत अलग होता है, बहुत अलग दिखता है, सुनने में लगता है, और क्यों इसका नाम रखा गया। अब अगर मान लीजिए आप जवाब नहीं दे पाए तो ये सच में शर्मनाक बात हो जाती है, जवाब आपको देना ही देना है। अब आप जवाब क्या देंगे, आप बताएंगे कि यह दुख की बात है कि नाम अभी तक दिग्बोई है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश जब उस जगह पर असम के लोगों के पास में प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें प्रताड़ना दे रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, वो बोल रहे थे कि ज़मीन को खोदो, खोदो लड़कों खोदो, डिग बॉय डिग, डिग बॉय डिग, बॉय डिग, जिससे कि पेट्रोल निकल सके। और वह नाम जो ऐसा पड़ा वो आज तक है, और यह औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है। यह आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद का प्रश्न होगा दिग्बोई से कि असम के किस क्षेत्र से आता है और कहाँ पर है, किस रूप में है, ये सारे इसके प्रश्न चले आते हैं। अब आपके शैक्षणिक भूमि पर एक प्रश्न आता है, पूछा जाएगा कि आपने IIT रुड़की से पढ़ाई की, ठीक, यह एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है। आप देखेंगे कि आपने कहीं ना कहीं पर इस बात को लिखा है कि IIT रुड़की है, और IIT रुड़की से आपने पढ़ाई की है, तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या क्या है। फिर आप NCC के साथ में एसोसिएटेड रहे हैं, तो NCC का भी महत्व क्या है पूरे देश के लिए। और अगर मान लीजिए इस महत्व के बारे में आपने कुछ बातचीत किया, चर्चा की, तो अगर आप होशियार होंगे तो आप यह बताने की कोशिश करेंगे कि NCC एक संस्था तो हुआ ही करती थी, लेकिन ये और भी बेहतर होगा अगर हर एक युवा को
मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाए, एक डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए कि हर एक युवा इस स्थान पर एक योद्धा की तरह कार्य करेगा। जहां आपने यह प्रश्न दिया, प्रश्न का उत्तर इस रूप से दिया, वो लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर में जुट जाएंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? तो उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, आपने उन्हें प्रेरित किया ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए। इसे ही कहते हैं लीड इंटरव्यू। मतलब कि आप डीएएफ से बाहर कोई जा ही नहीं सकता अगर आप चाह लें तो। और हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर तक, आप खुद देखेंगे कि आप कितनी देर तक बोर्ड को एंगेज करके रख सकते हैं। सातवां प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप एनसीसी के साथ में थे तो आपने एनसीसी में क्या क्या सीखा और आप इसे कैसे लागू करने जा रहे हैं जब आप किसी देश के किसी स्थान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो। और एनसीसी की तरह ही एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएस, मतलब एनसीसी है तो एनएसएस है। अभी आपने आर्मी के बारे में बात की, आर्मी ट्रेनिंग के बारे में बात की, अब आप एनएसएस के बारे में बात कर सकते हैं इस भाग में। साथ ही कॉलेज में जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इससे संबंधित और प्रश्न हो जाता है। वो पूछेंगे कि आपने मेंशन किया है कि आप आईआईटी में 1 महीने के लिए कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, तो आपने उस इवेंट में क्या किया? अगर आपने झूठ भरा होगा तो आप चारों खाने चित हो जाएंगे उस जगह पर, और अगर आपने सही भरा होगा तो वास्तविक रूप में आप इस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में होंगे। और तब जवाब दे पाएंगे तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक ऑर्गेनाइजर और एक कोऑर्डिनेटर में क्या अंतर होता है। तो अगर आपने उसे ऑर्गेनाइज किया था या सिर्फ कोऑर्डिनेट किया था तो यहाँ पर आपकी झूठ पकड़ी जाएगी, पूरी तरह से पकड़ी जाएगी, जाहिर है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में और इंटरव्यू बोर्ड के सामने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इससे संबंधित 11वां प्रश्न आएगा। अब वो प्रश्न होगा कि आपने कहा है कि आप टीचिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, टीचिंग आपका इंटरेस्ट है, तो अब आप बताइए कि टीचिंग में, मेंटरिंग में, ट्रेनिंग में और कोचिंग में क्या अंतर होता है। अब अगर आपने वास्तविक रूप में टीचिंग में अपना इंटरेस्ट दिया है तो यह अंतर आपको बताना पड़ेगा। नहीं बता पाए तो वास्तविक रूप में आप अपने लिए एक नई तरह की कठिनाई आमंत्रित कर लेंगे। हाँ, इसका उत्तर है। उत्तर क्या है? ट्रेनिंग आप जब देते हैं तो आप प्रैक्टिस कराने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कि आपको किसी बात की प्रैक्टिस करानी है तो आपने उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और ट्रेनिंग देने का मतलब क्या हुआ कि आपने, जैसे टेस्ट सीरीज हो तो ट्रेनिंग का हिस्सा चलाता है, कोचिंग का हिस्सा चलाता है कि आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और एक साथ आप 10 लोगों को, 50 लोगों को कोचिंग दे सकते हैं एक साथ, एक तरीके से, एक सिरे से कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है आप लोगों में से किसी का ऐसा अनुभव भी हो कि वो लोग, आप लोगों ने कोचिंग की भी होगी कहीं ना कहीं किसी स्थान पर। टीचिंग का मतलब होता है कि आप एक अध्याय लेते हैं, चैप्टर लेते हैं, और वो चैप्टर, मान लीजिए आपने चैप्टर लिया 1942 का रिवोल्ट, मान लीजिए आपने चैप्टर लिया एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, मान लीजिए आपने चैप्टर लिया सन, सूर्य और स्टार, तो आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी व्याख्या कर देते हैं, इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो टॉपिक आपको समझ में चला आता है। मेंटरिंग का अर्थ होता है कि आप तराशने का काम करते हैं। मतलब मेंटरिंग का काम कौन करता है? तो गुरु करता है। वास्तविक रूप में वह तराशता है, किसी के व्यक्तित्व को, किसी के कैरियर को तराशता है। टीचर आपके पास में अवेलेबल होते हैं, आप मिल जाएंगे, आप चले जाएंगे, टीचर खोज लेंगे आपको। ट्रेनर जो होता है वो हमेशा एडवर्टीजमेंट देते रहता है, कोच की तो बात ही नहीं है। मेंटर कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। मेंटर को, गुरु को लोग खुद खोजते हैं, वह खुद अपने आप को खोज कर उसकी शरण में जाते हैं कि हमें सुधार दीजिए और हमें यह ज़रूरत पड़ जाती है। तो यह आपने उत्तर दे दिया। अब उत्तर देने के बाद में आपको जो दूसरा प्रश्न आता है वो आता है कि सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? क्या आपको मेंटर होने की आवश्यकता पड़ती है? क्या मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर की, ट्रेनिंग की और कोचिंग की? अब यह जवाब आपका होगा वो अच्छा खासा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न अन्य भी निकल जाएंगे। अब अगर आपने कहा कि नहीं कोच की ज़रूरत होती है, तो कैसे हो सकता है कोचिंग? कैसे एक सोशल साइंस के स्टूडेंट को, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, एक फिजिक्स के स्टूडेंट को कैसे ही एक ही तरह की पढ़ाई कराई जा सकती है? ये कैसे संभव है कि सभी लोग एक पढ़ाई करें? संभव नहीं है। तो कोचिंग बिल्कुल आउट हो जाता है। दूसरी बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग प्रैक्टिस की बात है। हो सकता है कोई प्रैक्टिस आपको कराए, हो सकता है आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप मोटिवेटेड अच्छे खासी मात्रा में हैं तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। टीचिंग, जाहिर है आपका काम सरल हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। और
मेंटरिंग की बात अगर कर लेते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है। इस एग्जामिनेशन के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अगर आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप चुनेंगे, एक मेंटर को चुनेंगे कि आपके दोष को बताए, और दोष को ही अधिक बताए, क्योंकि गुण तो सभी में होते हैं, दोष को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उसे लेकर आगे भी नहीं जा पाते हैं। अगर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ उत्तर दिया तो जाहिर है आपका काम आसान हो जाता है और आपका काम आगे चलना शुरू हो जाता है। इससे संबंधित है एक और भी 12वां क्वेश्चन चला था आपके हॉबी से ही संबंधित। आपने लिखा है कहीं पर कि आप पोएम लिखते हैं, तो आप वो पूछेंगे कि आपने कहा है, मेंशन किया है कि आप पोएम लिखते हैं, फिर पोएम और पोइट्री के बीच में अंतर क्या होता है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसी कोई पोइट्री लिखी है जिसके बारे में आप बताइए। तो ठीक है, अगर आपने लिखा है तो बता सकते हैं, नहीं तो आपने कुछ पढ़ा है तो सुना सकते हैं इस पूरे पहलू को। अब ये प्रश्न एक बार हमसे भी पूछा गया था इस पूरे पर, हमें उस समय की बात याद है, तो हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो आप समझ भी जाएंगे। तो कामायनी के जो प्रथम सर्ग था वो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमने उस बारे में बताया था। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। हाँ, यह बताने के बाद में, यह पढ़ने के बाद में हो सकता है आपसे पूछा जाए आप इसकी व्याख्या भी कीजिए, आप उसकी व्याख्या कर भी सकते हैं। तो अभी तक आपका इंटरव्यू ठीक ठाक चल रहा है। अब आते हैं 15वें सवाल पर। अब वो पूछते हैं कि जब आपके हम एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल के ऊपर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अधिक मैनेजर हैं और साइंटिस्ट कम हैं। भले कि आपने IIT से आपने पढ़ाई की है, लेकिन आप साइंटिस्ट कम मैनेजर अधिक लगते हैं। और फिर पूछ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में ये दोनों जो जॉब हैं वो कैसे संबंधित हैं, और सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने के बाद में आप अपने आप को किस रूप में देखेंगे, एक साइंटिस्ट के रूप में देखेंगे या एक मैनेजर के रूप में देखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस रूप में देखेंगे, कैसे नहीं। ये 15वीं बात चली आती है। फिर बातचीत करते करते हो सकता है किसमें से कोई भी व्यक्ति, आपके बोर्ड में से चारों में से कोई भी व्यक्ति या पांचों में से कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले कि अपने बारे में एक शब्द बताइए। अब आप अपने बारे में एक शब्द बताना शुरू करेंगे तो आप क्या बताएंगे, आपके पास में वो शब्दों की कमी आ जाएगी। आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं, आप बताएंगे कि आप पैथेटिक हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप रिलीजियस हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं। कोई ना कोई तो बात आपको करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना आपको। और अगर आप वैसे नहीं बता पाते हैं तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। अब उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि अगर इस रूप में अगर देखा जाए तो मान लीजिए हमसे ये सवाल पूछा जाए तो हम इस बात का क्या जवाब देंगे कि मेरे पास में 2 ही विशेषता हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आप अपने आप को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए तो हम इस पूरे पहलू का जवाब देंगे कि या तो हम एकेडमिशियन हैं या मेंटर हैं, या दोनों चीज़ें हैं। यही दोनों मिल्कियत है। कोचिंग मेरी मिल्कियत नहीं है, बिजनेस मेरी मिल्कियत नहीं है, ट्रेडिंग मेरी मिल्कियत नहीं है। यह 2 शब्द ही हमें बताते हैं। 17वां सवाल आता है कि आप असम से हैं, क्या असम पिछड़ा है, और असम को हम लोग पिछड़ा क्यों कहते हैं, और क्या कारण है कि यह पिछड़ा भी है। अब सोचिए, इतने सवाल चले आते हैं। अगर आपकी संकल्पना अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है आपके लिए, ईश्वर ने दिया इस प्रश्न को। अब ईश्वर ने कैसे दिया इस पूरे प्रश्न को आप समझ सकते हैं कि अब आप कहना शुरू करेंगे इस पूरे पहलू पर कि असम बैकवर्ड किस रूप में है। तो जाहिर है पश्चिमी शैली की विकास का स्वरूप, पश्चिमी शैली के विकास का स्वरूप यहाँ नहीं दिखता है। मान लिया हम लोगों ने इस बात को, तो क्या दिखता है इस स्थान पर, यहाँ पर लोगों में संस्कार अच्छे खासे हैं, लोग अपने पर्यावरण का आदर करते हैं। तो बैकवर्ड कैसे हुआ है? जो भी संस्कारों के ऊपर टिका हुआ रहता है वो कभी पिछड़ा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है वो शिक्षित, वो हो सकता है वो साक्षर नहीं हो, उसके पास डिग्रियां नहीं हो, लेकिन बहुत ही शिक्षित होता है। और जहाँ भी शिक्षा होगी वह स्थान कभी भी बैकवर्ड नहीं होगा। बैकवर्डनेस हमेशा, जिसे कहते हैं हम लोग, एक स्टेट ऑफ माइंड है। असम को हम लोग बैकवर्ड कह सकते हैं? आप कहेंगे नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही समृद्ध है। और क्या ये बैकवर्ड है? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, पश्चिमी शैली की दृष्टि से यह एक बैकवर्ड रीजन है। लेकिन फिर अगर मापदंड पश्चिमी देशों का चला आता है तो बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं। भारत में बहुत जगह पर यह अप्लाई भी
नहीं होगा। अब 18वां आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब वो पूछेंगे कि आपके आंसर को देखकर, आपके उत्तर को देखकर हमें लगता है कि आदित्य जो है वह एक मैनेजर अच्छे हैं। जब मैनेजर अच्छे हैं तो आप सिविल सर्विस ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हैं? अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं और गलती से अगर आपने कह दिया कि आप सेवा करना चाहते हैं तो आप गए काम से। इसका कारण है कि सभी लोग जानते हैं कि उस स्थान पर जो सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने जा रहा है, जिसे सामान्य भाषा में लोग यहाँ पर कहते हैं IAS। IAS को पता है क्या कहते हैं? IAS को कहते हैं IM से इंडियन अरबपति सर्विस है, ये सब नाम दिए जाते हैं इसके, इस पूरे भाग के। तो जाहिर है जब आप ऐसी बात सोचेंगे, करेंगे, तो जानते हैं कि आप देश की सेवा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपनी सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? ये कम से कम 1000 तरह के इसमें उत्तर आ सकते हैं कि आप क्या इसका उत्तर दे सकते हैं। वास्तविक रूप में आप देश की सेवा करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन आपके शब्द, आपकी अभिव्यक्तियों में भावों का इंद्रधनुष और अभिव्यक्तियों से संबंधित आपकी शारीरिक भाषा जो होती है वो पूरी की पूरी उसी तरह से लयबद्ध होनी चाहिए, तभी इस शब्द का आशय भी निकल कर आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। हो सकता है आपने इसका उत्तर दिया। इंटरव्यू बोर्ड यह कहता है कि चलिए इस पूरे पहलू को हम दूसरे शब्दों में बताते हैं, हम आपको सिविल सर्विसेज के लिए क्यों रिकमेंड करें जब हमें मालूम है कि आप दूसरे सेवाओं के लिए बेहतर हैं और आपकी भूमिका उस जगह पर बेहतर हो सकती है। अब आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा यह बताना और प्रूव कर पाना कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं। हाँ, जाहिर है जवाब होगा ही, लेकिन ये हमारा शीर्षक नहीं है। हमारा शीर्षक तो है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से। अब वो आएंगे आपके वैकल्पिक विषय पर, ऑप्शन पर। तो पूछेंगे कि आपका ऑप्शन ज्योग्राफी रहा है, भूगोल रहा है। अब उस दृष्टि से देखा जाए तो असम के कौन से सबसे महत्वपूर्ण फीचर हैं, ये बताना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे संबंधित ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे। जैसे सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल क्या होता है, दुबई क्यों एक एविएशन हब है, क्या इस तरह के एविएशन हब को भारत में स्थापित नहीं करना चाहिए। एक और भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उस प्रश्न का उत्तर देना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया है कि ज्योग्राफी आज तक कोई स्कॉलर नहीं प्रोड्यूस कर पाया है। ऐसा क्यों हुआ है कि ज्योग्राफी आज तक कोई स्कॉलर नहीं प्रोड्यूस कर पाया है। आप पाएंगे, आप देखेंगे तो आप यह भी जानेंगे कि हर एक विज्ञान में एक स्कॉलर है। अब आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन स्कॉलर हैं उसी रूप में। हिस्ट्री में आप देखेंगे डॉक्टर आर एस शर्मा स्कॉलर रहे थे। हम लोग उनके बारे में बात नहीं कि रोमिला थापर वगैरह के बारे में, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता, इनकी बिपिन चंद्रा की बहुत ही क्षीण है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्रिटेन से पैसे लेकर, कुछ अन्य पैसे लेकर पूरे के पूरे युवा पीढ़ी को गुमराह करने का कार्य किया है। एनीवे, तो आप आते हैं, आप इस पूरे पहलू पर भी आ सकते हैं जिसे कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आपके पास में स्कॉलर हैं, जनक पांडे रहे हैं। उसी रूप में अगर आप देखेंगे समाजशास्त्र तो आपके पास में अंद्रे बातिले, ऐसे कुछ स्कॉलर रहे हैं। कहना ही नहीं है, हिंदी में नामवर सिंह रहे हैं। भूगोल में आज तक कोई नहीं रहा है और तभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जाना है। तो जाहिर ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में जो भूगोल की स्थिति है वो बहुत ही निर्दयनीय है, मतलब बहुत ही क्षीण है इसकी स्थिति। तो पूछेंगे भी कि क्या कारण है कि भूगोल की स्थिति भारत में इतनी खराब पाई जाती है। अब आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि भूगोल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो पूछेंगे कि अभी तक प्लानिंग कमीशन में एक भी भूगोलवेत्ता क्यों नहीं आ पाया है। कितने अर्थशास्त्री रहे हैं, कितने समाजशास्त्री रहे हैं, लेकिन एक भी भूगोलवेत्ता नहीं आ पाया है। खैर, अगर ये बात पूरी हो जाती है तो दूसरे क्वेश्चन पर शिफ्ट करेंगे कि किस तरह की जलवायु तिरुवनंतपुरम में पाई जाती है और आप क्या कहेंगे कि किस तरह से लोगों को अपनी जीवन शैली वहाँ पर अपनानी चाहिए, किस तरह की जीवन शैली को बदलना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न इससे भूगोल संबंधित चले आते हैं। फिर इससे संबंधित और भी प्रश्न आएगा, और यही इतने ही प्रश्न नहीं आएंगे, और भी प्रश्न होंगे कि ऐसा क्यों है कि उड़ीसा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा उड़ीसा में आते रहता है लेकिन केरल के पास उतने नहीं आते हैं। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अलग कैसे होते हैं, केरल में कॉफ़ी कैसे पैदा की जाती है।
अब केरल पे प्रश्न आया तो अब लीड इंटरव्यू आप देना चाहते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कीजिए कि बोर्ड को थोड़ा घुमा फिरा दीजिए। अब केरल पर बात करते करते अगर आप चले गए, मान लेते हैं आप चले गए हवाई, तो आपसे हवाई के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यह आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप उन्हें लीड कर पाते हैं या नहीं। हाँ, अगर आपने टेक्निक जान लिया तो आप लीड उन्हें कर भी पाएंगे। फिर जो क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर केरल के बारे में अभी तक सवाल है टिका हुआ है तो क्या डिफरेंस है कोस्टल प्लेन और उत्तरी मैदानों के बीच में। मतलब कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उत्तरी मैदान, इनके बीच में क्या अंतर है। तो ये भी प्रश्न आ जाएगा। जाहिर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और अगर आपने पढ़ाई अच्छी से की होगी तो। अब आपकी शुरुआत हुई थी असम में। अब सोचिए कहीं पर भी कोई बोर्ड का जो मेंबर है उसके जहन में हमेशा ये बात आएगी कि असम से लेकर और केरल तक है कितने जलवायुविक प्रदेश आते हैं और कितने अधिक मात्रा में उस स्थान पर वेजिटेशन जोन्स आते हैं, मतलब वनस्पतिक क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में बताइए और इनको सिलसिलेवार क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको कल्पना शक्ति अपनी पूरी तरह से बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि आप इन बातों को बता पाइए। अब वह असम में गए तो असम से हिमालय में जाने में समस्या नहीं होगी। हिमालय के पास में भी वन है। क्या आप समझते हैं कि हिमालय के जो वन हैं वो दक्षिण भारत के वन से बिल्कुल सिमिलर हैं, एक तरह के हैं। खैर ये सब बातें हो रही हैं। अब ये बातें चली आएंगी, चूंकि आप उत्तरी पूर्वी भारत से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी भारत को वर्गीकृत करने के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं और किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया भी जा सकता है। चूंकि बात हो रही है आपके डीएफ के बारे में तो पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप क्या अपने आप को समझेंगे, आप उत्तरी पूर्वी भारत से हैं या मैदानी भागों से, क्योंकि आपके नाक, नक्श, नाम कुछ भी असम के नहीं दिखते हैं। तो जाहिर है आप मैदानी भागों से हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या समझेंगे। तो ये सब बातें आपके पास में चलती जाएंगी। अब हो सकता है कि इसके बाद में आपने अपने सर्विस प्रेफरेंस में कुछ दिया है। अब सर्विस प्रेफरेंस से संबंधित अगर मान लीजिए आपने आईएएस दिया है तो आईएएस क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आपने आईपीएस दे दिया है तो आईपीएस क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक सवाल हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप आईएफएस में सेलेक्ट हो जाते हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस है इसरो में काम करने का, इसरो में आपने काम भी किया है, तो आप इसरो के अपने एक्सपीरियंस को किस रूप में काम करेंगे भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए और इसरो को फ़ायदा देने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा इस स्थान पर यह जो प्रश्न पूछा गया इसकी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि इसकी यह है कि इसरो अब अपने पंख पूरे दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है। चूंकि पूरी दुनिया में अपने यह पंख फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय विदेश सेवा में जो लोग भी हैं वह विदेश सेवा के सहारे इसरो के पास में बिजनेस लेकर आएँ। क्योंकि इस जो विदेश सेवा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है वह देखना कि वह भारत को कितना अधिक मात्रा में आर्थिक फ़ायदा पहुंचा सकता है। और इसरो तो वैसे ही है, इसरो की स्थिति अभी इतनी अच्छी है कि इसरो वास्तविक रूप में आपको अच्छी खासी मात्रा में फ़ायदा दे सकता है। अब ध्यान दीजिए, आप आईआईटी से हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आईआईटी की गरिमा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्या साइंस के स्टूडेंट से अब उतनी अच्छी तरह से नहीं सोच पाते हैं, उतनी एम्पैथी नहीं रख पाते हैं, उतनी संवेदनशीलता नहीं रख पाते हैं जितने कि सोशल साइंस के स्टूडेंट्स रखते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न चले आएंगे। जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर में अगर आपके पास में प्रश्न आएगा तो पूछ सकते हैं हमेशा कि रिलायंस है डिफरेंट क्यों है अन्य कंपनियों से, अगर आपने रिलायंस में काम किया है तो, जो कि आपने किया है। फिर ये पूछेंगे कि रिलायंस में दो भाई हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उन दोनों के कार्यशैली में क्या अंतर है अगर आपने रिलायंस में काम किया है। तो अब सोचिए ये जो प्रश्न है ये किसी किताबों में नहीं मिलता है। आप इस प्रश्न का उत्तर दे भी सकते हैं और देने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है। एक भाई ट्रेडर है, दूसरा बिजनेसमैन है। ट्रेडर का मतलब होता है इतना दिया इतना लिया, बिजनेस का मतलब होता है आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं, रेस्पेक्टेबिलिटी पाते हैं, विश्वसनीयता जीतते हैं, उसके बाद में आप उन लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, उसके एवज में वो लोग पैसा देते हैं और उस पैसे से आप अपना आय के साम्राज्य खड़ा करते हैं। आपने अपनी हॉबी दी है क्रिकेट। अब क्रिकेट के ऊपर में आपके पास में सवाल चले आते हैं। अब जैसे आपसे पूछा सकता है कि कौन सा शॉट है क्रिकेट में जिसे आप पसंद करते हैं। आप बताएंगे, जो भी शॉट बताएंगे उसके पीछे कोई कारण होगा, आप अपने ऊपर में लेंगे। आप अगर कहेंगे आप पुल शॉट पसंद करते हैं
तो आप बताएंगे कि पुल शॉट का आप जैसे ही आपने बताया कि आप पुल शॉट पसंद करते हैं, तो पूछेंगे कि अब समकालिक क्रिकेट में, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में सबसे अच्छा पुल शॉट खेलने वाले कौन से लोग हैं। तो जाहिर है इस जगह पर अभी नाम लेंगे तो आप रोहित शर्मा का नाम लेंगे। इस जगह पर थोड़े समय की बात होती तो रिको पॉन्टिंग का, 80-81 की बात होती तो आप 4 लोगों का नाम ले सकते थे, विवियन रिचर्ड्स, संदीप पाटिल, कपिल देव और महेंद्र अमरनाथ, 4 लोगों की बात कर सकते थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अभी विराट कोहली क्या बेहतर क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर से। अब आपको इसे अपने भाव पर नहीं, भावना पर नहीं, लॉजिक से बात करनी है कि बेहतर है या नहीं है। या अगर तेंदुलकर के बारे में उन्होंने बात की तो शायद वो भी ये पूछें कि क्या आप समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर दोनों में बेहतर कौन हो सकता था। ऐसा बिल्कुल संभव है कि सचिन तेंदुलकर को आप दिल से पसंद करते हैं या करते थे, लेकिन जो जवाब यहाँ पर देना पड़ेगा, वो जवाब आपको जो देना पड़ेगा वो बिल्कुल ही वस्तुनिष्ठ होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, और आप कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं प्रूव कर सके कि सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर से बेहतर है। कारण है कि सुनील गावस्कर जब खेलने आते थे तो वो उस समय पिच कवर्ड नहीं होते थे। सुनील गावस्कर ने जिस क्वालिटी के फास्ट बॉलर को खेला है उसको सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं खेला है। सुनील गावस्कर हमेशा ओपनिंग किया करते थे। सुनील गावस्कर हमेशा ओपनिंग किया करते थे। सुनील गावस्कर के ऊपर पूरे टीम का दारोमदार हुआ करता था। अब वह टीम में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर के सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी हुआ करते थे, और सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करने का आधार बनाने का काम उस समय जो किया करते थे नवजोत सिंह सिद्धू किया करते थे, क्योंकि वही लोग 100-150 रन बना दिया करते थे 1-2 विकेट के ऊपर में। तो इसके बाद सचिन तेंदुलकर का काम अपेक्षाकृत आसान हो जाता था। टेक्निकली सुनील गावस्कर अपने शरीर के बिल्कुल ही निकट खेलते थे, सचिन तेंदुलकर वैसे नहीं खेलते थे। सचिन तेंदुलकर मूलतः स्ट्रोक प्लेयर थे, सुनील गावस्कर स्ट्रोक प्लेयर थे, फिर वो शांत हो गए, फिर स्ट्रोक प्लेयर बने, फिर शांत हो गए, तो उन्होंने अपने पूरे गेम को चेंज करने की कोशिश की। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप ऐसे लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ले लेंगे, तो उतने अच्छे मैच विनर नहीं थे जितने कि सुनील गावस्कर थे, क्योंकि सुनील गावस्कर हमेशा जिस समय टीम संकट में हुआ करती थी वह काम देते थे। सचिन तेंदुलकर बहुत कम समय में ऐसा उन्होंने किया है कि जब टीम संकट में हुआ करती थी तब वह काम आ पाते थे। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनकी टेक्निक और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन फिर जहाँ सचिन तेंदुलकर की बात आई, हो सकता है आप इस जगह पर अपना नाम एक ड्रॉप कर दीजिए, ब्रायन लारा का नाम ड्रॉप कर देंगे तो क्वेश्चन उधर भी शिफ्ट कर जाएगा। अगर क्रिकेट के बारे में आपने बात की है तो फास्ट बॉलर्स के बारे में बात की, क्योंकि फास्ट बॉलर का नाम आपने ड्रॉप किया, आपने छोड़ा है। अब फास्ट बॉलर में आएगा कि अगर आपको कंपेयर करना पड़े और पिकअप करना पड़े समकालिक फास्ट बॉलर में, तो किसे चूज़ करेंगे और किसे नहीं। तो जब आप बताएंगे कि आप चूज़ करेंगे तो उसका कारण होगा, चाहे आप मिशेल स्टॉक को लीजिए या फिर जोफ्रा आर्चर को लीजिए, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। अब मान लेते हैं हमें देना पड़ेगा एग्जाम्पल, तो हम जोफ्रा आर्चर के एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर, ट्रू फास्ट बॉलर है जिसकी गेंद सिर्फ विकेट से टकराकर 6 के लिए चली जाती है, छक्के के लिए चली जाती है। यद्यपि वो बैट्समैन आउट हो जाता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ बॉल हुआ करती होगी। तो जब गेम के बारे में पूछते हैं तो ये भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि क्रिकेट अभी भारत में इतना पॉपुलर है, फुटबॉल नहीं है। अब आप समझ लीजिए, इस सवाल के साथ में अगर आपने इसका जवाब दे दिया अच्छी तरह से तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा ही होगा। यद्यपि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आपके सारे के सारे जो सवाल हैं वो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन भारत में मूलतः ब्रिटिश थे। ब्रिटिश क्या करते थे, भारतीय लोगों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। तो वह क्या करते थे कि भारतीय लोगों को उपयोग करते थे कि जाओ तुम बॉल लेकर पकड़ के लेकर आओ, तुम बॉल फेंक लो, और वो राजा की तरह बैटिंग करने का काम किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर फुटबॉल को उतना प्रश्रय नहीं मिला। फुटबॉल में कंधा से कंधा मिलाकर गेम खेला जाता था। यहाँ पर वो जो ब्रिटिश थे जिनको इतनी घृणा थी, और है भी अभी भी है, तो वह क्यों ऐसा फुटबॉल के ऐसे गेम को यहाँ पर इनकरेज करने का काम करते हैं, इसे प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए भारत में क्रिकेट अधिक पॉपुलर हुआ, फुटबॉल कम पॉपुलर हुआ। तो आप समझ सकते हैं जितनी चीज़ों के बारे में हम लोग जितना विश्लेषण किया है, इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण है कि सारी बातों में कि DAF से कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और सवालों से सवाल कैसे निकलते जाते हैं। यह पूरी श्रृंखला एक बार आप देखेंगे तो हर एक का DAF का अलग अलग एनालिसिस होगा, हर एक का अलग अलग विश्लेषण होगा और हर एक के सवाल अलग अलग होंगे। लेकिन इन बातों से आपको मालूम चल पाएगा, जाहिर हो जाएगा, इसे समझ में आ पाएगा कि
प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है।